आपके सिलेबस में एक बायोटेक्नोलॉजी करके है कंपोनेंट, आप देखे होंगे, है ना। मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना, सॉइल साइंस, ये सब। तो हम लोग वहां से शुरू करेंगे क्योंकि वहीं से आपका बेसिक चालू होगा। ठीक है। यहां से चालू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस। तो पहले इसको समझते हैं कि होता क्या है। ये आपका दो शब्द से बना है, आप देख सकते हैं। इसमें बायो है और टेक्नोलॉजी है। ये बायो, अब आप बायो कहते हो मतलब होता है जैव, जीवित चीजें। तो जो भी जीवित मटेरियल है उसको अपना रॉ मटेरियल मानकर उसमें किसी तरह सा मॉडिफिकेशन करना, ये सब आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या क्या करते हैं, जैसे सपोज आपके पास हमको क्या चाहिए? प्लांट हमारा रॉ मटेरियल है मेन। हम लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। ऐसे तो आपका कोई जीवित चीजों में क्या क्या चीज आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, प्लांट, एनिमल, ये सब आपके क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट्स है। इन्हीं के साथ खिलवाड़ किया जाता है पूरा बायोटेक्नोलॉजी में। अब इनमें कैसे खेल करते हैं कि अगर सपोज पौधे का प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, आपको प्रोडक्शन इनहांस करना है, तो उसके जीन को टारगेट करेंगे और वहां पर जाकर के उसका पूरा सिस्टम चेंज कर दिया जाता है। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर टूल के रूप में यूज करते हैं। कैसे? उस पर्टिकुलर जीन को, जो फॉरेन जीन आपने कहीं से लाया है, उसको आप क्या करोगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में डाल दिए और उसको फिर इन्फेक्शन करा दिए। आपको मालूम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइकोप्लाज्मा वगैरह वगैरह होता है ना। तो ये सब क्या करते हैं? पौधे को इन्फेक्शन पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अब मैं इसके जीनोम में मॉडिफिकेशन कर दिया और उसके बाद मैं इसको लेकर के इन्फेक्शन कराऊं, तो वो क्या करेगा? वो उसको, पौधे को नुकसान ना पहुंचा करके उसको वो फायदा पहुंचाएगा। और ये फायदा पहुंचाने का तरीका कैसे आया आपका? ये समझो कि हर एक प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना। जैसे रस्ट का फंजाई है तो केवल आपका कुछ ही क्रॉप में आएगा जिसमें उसको आना है, जैसे वीट वगैरह में। राइस में होता है रस्ट? नहीं होता। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, वो राइस में होता है, वीट में नहीं होता। तो ये स्पेसिफिक इन्फेक्शन पहुंचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इन्फेक्शन जब पहुंचाते हैं तो ये क्या करते हैं? अपना जीन उसके अंदर में इनकॉर्पोरेट कराने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से उसका इन्फेक्शन का सिम्टम उस प्लांट बॉडी में दिखने लग जाता है। यही होता है। अब उस इन्फेक्शन वाले हिस्से को मैं निकाल दूं और वहां पर कोई बेनिफिशियल जीन जोड़ दूं, उसके बाद मैं इन्फेक्शन कराऊं, तब क्या करेगा? उस जीन को वो फिर से इनकॉर्पोरेट कराएगा। हो सकता है सपोज आप ऐसे मान के चलो कि आपको कहीं से रस्ट रेजिस्टेंट वाला जीन मिल गया। अब वो जीन किसी के अंदर भी हो सकता है, आपका एनिमल में भी हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। आप जीन समझते हो कि नहीं? जीन शब्द आता है एक, ये पूरा इसी का खेल है। जीन आप लोग कह देते हो सेगमेंट ऑफ डीएनए, पुस्तकों में लिखा रहता है ऑफ डीएनए, यही होता है डीएनए का एक हिस्सा। फिर ये बनता है किससे किससे? नाइट्रोजिनस बेस, आपका शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिल करके ये बना। अब ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल है एक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने में। मतलब आपके शरीर में या प्लांट के शरीर में या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही है, उसके पीछे जीन का रिस्पॉन्सिबल है ना। इवन आप पलक झपक रहे हो, कहीं ना कहीं आपका जीन अंदर में एक्सप्रेस कर रहा है ना। आपका खाना डाइजेशन हो रहा है, आप खा रहे हो, आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ का मतलब समझते हो? निरंतर ग्रोथ होते रहता है। जैसे आपको चोट लगा, वहां पर फिर से रिपेयर हो जाता है, ये ग्रोथ का हिस्सा है। आप सैलून में बाल कटा के आते हो, वापस वैसे ही हो जाता है। होता है कि नहीं? तो ये सब एक ग्रोथ का हिस्सा है।
और हर एक चीज के पीछे जो जो भी बॉडी आपका परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटी दे रहा है, उस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल है जीन। समझ आ रहा है? यही आपका सबसे बेसिक यूनिट है और सबसे मेन बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जिससे आपके शरीर में कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है। समझ आ गया बात? तो ये वो जीन है। अब हर एक जीन के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है ना? एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होगा। आप देखे होंगे कि आपके शरीर में बहुत सारे एंजाइम डेवलप होते हैं। जैसे ही आप फूड लिए, इंटेक किए, आपको उसको पचाना है तो एंजाइम डेवलप होगा। आपने प्रोटीन लिया तो अंदर में प्रोटीएस एंजाइम आएगा, उसको पचाएगा, है ना? आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको अमाइलेज एंजाइम उसको पचाने जाएगा। तो उस एंजाइम का प्रोडक्शन जीन के थ्रू होता है। मतलब समझाने का मेरा मतलब ये है कि हर एक कैरेक्टर कुछ और नहीं है, जीन का एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन। समझ आ गया बात? अब मैं क्या बोला कि अगर आपको किसी पौधे में रस्ट रेजिस्टेंट वाला जीन आपको चाहिए, है ना? मतलब उसके बॉडी में रस्ट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंसी शो करने वाला जीन नहीं है, तभी वो क्या कर रहा है, रस्ट के अगेंस्ट में ससेप्टिबल है। अगर किसी माध्यम से वो रेजिस्टेंट वाला जीन ला करके डाल दिया जाए उसमें, तो वो क्या करेगा, रस्ट फिर आएगा और इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। यही प्रक्रिया है। तो अब आप इसको खोजोगे कहीं से, ये कहीं जीन मिल गया। अगर हो सकता है कोई ऐसा पौधा हो, आप लोग देखते हैं ना वैरायटी डेवलप होता है तो आप बोल देते हो कि ये रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, ये BLV रेजिस्टेंट वैरायटी है, ये ब्लास्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। तो ये रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कैसे हुआ? यही ये माध्यम है। आप उस जीन को लेकर के आए किसी अन्य स्रोत से और उसमें आपने उसको इनकॉर्पोरेट करा दिया और वहां जाके वो एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए वो रेजिस्टेंसी डेवलप कर रहा है। सेम इसी तरह से बहुत सारे आपके प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपका ईल्ड होता है, सबसे मेजर ईल्ड क्या होता है? ईल्ड होता है सबसे मेजर फीचर। अगर आपका रेजिस्टेंस है पौधा या एडॉप्टिव है, अच्छा, बहुत अच्छा टीलर आ रहा है, बहुत अच्छे प्रोडक्शन दे, बहुत अच्छा आपका ग्रोथ है, लेकिन ईल्ड अच्छा नहीं है, तो आपका कोई काम का नहीं है। अल्टीमेटली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट ब्रीडिंग का, वो ईल्ड ही है कि नहीं? बाकी सब तो सेकेंडरी है। समझ आ रहा है? अब आप क्या किए, आपको ये जीन मिल गया, रेजिस्टेंस वाला कोई जीन है R, ये आपको किसी स्रोत से मिला। अब ये एनिमल से मिला, प्लांट से मिला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिला, कहीं से भी साइंटिस्ट अगर इसको खोज निकाल लिया कि ये रस्ट अगर आएगा तो इसको ये क्या करेगा, मार देगा। अब आप इस जीन को क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन किए, क्योंकि आपको एक तो नहीं चाहिए, आपको बहुत सारे चाहिए, है ना? सपोज आपने इन्फेक्शन कराया 100 पौधों में, हो सकता है 2 या 4 पौधे ही निकलेंगे जो आपके काम के होंगे। वो जहां पर जुड़ना चाहिए वहां पे नहीं जुड़ा, या जुड़ा तो एक्सप्रेशन नहीं किया, है ना? तो ये सब प्रक्रिया हो सकती है। तो पहले इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। PCR एक नाम सुने होंगे आप लोग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोटेक्नोलॉजी में, उसके थ्रू उसका एम्प्लीफिकेशन होता है। अब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो उस पौधे को इन्फेक्शन फैलाता है, उसमें इसको क्या करा दिए, इंटीग्रेट करा दिए। अब ये क्या करा, इन्फेक्शन फैलाया। अब इसको छोड़ दिए पौधे में इन्फेक्शन फैलाने के लिए। अब इन्फेक्शन जब ये फैलाने जाता है तो इसके पास सपोज ये उसका DNA है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पर इसका ये रेड कलर वाला जो जीन का पोर्शन है, ये उसमें इन्फेक्शन फैलाने वाला जीन है। हमने क्या किया, इसको निकाला काट करके, और इसकी जगह में हम लोग क्या किए, हमारा जो ये R जीन है इसको हमने लगा दिया। समझ आया? अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पौधे में इन्फेक्शन फैलाएगा। इन्फेक्शन फैलाते वक्त ये क्या करता है, उसी सेगमेंट को उसमें ट्रांसफर कर देता है ताकि वो इन्फेक्शन दिखे, है ना? तो अब क्या करेगा, अब उसके पास जो पोर्शन है उसी को वो ट्रांसफर करेगा। अब ये क्या किया, इस पौधे में इस जीन को ट्रांसफर कर दिया। नतीजा क्या हो गया, ये आपका पौधे का DNA था, उसमें ये एक नया कहीं पर जीन जाके जोड़ दिया। अब ये जीन जब एक्सप्रेस करेगा तो ये रेजिस्टेंसी डेवलप करेगा। ये मेथड है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का, बहुत आसान वे में है। समझ आ गया? तो हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके 2 पहलू होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू कल्चर और दूसरा होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग।
ये दो आपके हिस्से हैं जिसको आप पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी में। पहला होता है प्लांट टिश्यू कल्चर। अब प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, क्या होता है, कुछ आइडिया है? टिश्यू कल्चर सुने हो कि नहीं सुने हो? क्या होता है बताओ? इन विट्रो कंडीशन में ग्रो करें क्या चीज को? हाँ, उसको आपको ग्रो करना है। ये एक मेथड है जिससे आप एक सेल से या एक टिश्यू से पूरा पौधा बनाने की प्रक्रिया है। ये समझ आ रहा है बात? अगर आपको कोई अच्छा वैरायटी मिल गया सपोज, अब उसका पौधा एक ही ठो है, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। आप क्या किए, उसका एक सेल ले लिए या टिश्यू ले लिए, उसको आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशन में रखे, है ना, फिर वो क्या करता है, डेवलप होने लगता है। तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, उसको आप लोग क्या कहते हो? कैलस। ये शब्द भी सुने होंगे आप लोग, कैलस। कैलस मतलब ऐसा चीज जो अनडिफरेंशिएटेड है, जिसमें आप लीफ, टिश्यू, लीफ, स्टेम, रूट्स, ये सब में आप डिफरेंशिएट ना कर सको, ऐसा प्रोडक्ट बन के आता है, उसको कैलस कहते हैं। फिर कैलस से क्या करते हैं, उन पौधों को अलग अलग किया जाता है, अलग करके उसको मिट्टी में उगाया जाता है। उसके बाद उसको बाहर ले जाके हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग मतलब समझते हो? पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में रखा जाता है ताकि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में वो एडॉप्टिव नेचर उसके अंदर डेवलप हो सके। इसके बाद आपके फील्ड में पहुंचता है, फिर आप उसको ग्रो करते हो। मतलब यहाँ पर क्या प्रक्रिया है, ये एक छोटे से सेल से आप कई हजार पौधे तैयार कर सकते हो। अब वो कैरेक्टर कैसा आएगा, जिस पौधे को आपने लिया है, जिसको आपने मदर प्लांट माना है, एग्जैक्ट सिमिलर उसी के सारे कैरेक्टर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसके लिए सबसे मेजर चीज है कि वो मदर प्लांट को चुनना। समझ आ रहा है? मदर प्लांट का सिलेक्शन आपका सबसे बेस्ट चीज है। अगर बीमारी वाला मदर प्लांट चुने और उसका टिश्यू कल्चर कर दिए तो वो बीमारी वाला पौधा पैदा हो जाएगा, है ना। इसलिए ऐसे पौधे का चयन किया जाता है जो किसी के प्रति रेजिस्टेंस हो, जिसका सोसाइटी में डिमांड हो, है कि नहीं। आपको कोई फ्रूट कलर अलग कलर वाला चाहिए, या फिर आपको किसी के अगेंस्ट में रेजिस्टेंसी डेवलप कराना है, तो एग्जैक्टली मदर प्लांट का कैरेक्टर यहाँ पर टिश्यू कल्चर से आता है। मतलब टिश्यू कल्चर से डेवलप पौधा होता है कैसा, क्लोन एग्जैक्ट होता है मदर प्लांट का। दूसरा पहलू है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये क्या है, ये मैंने आपको बताया, ये एक टेक्निक है जिससे डायरेक्ट जीन ट्रांसफर किया जाता है कि नहीं। बहुत सारे प्लांट में एनिमल के जीन भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं। आपको मालूम है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? होता है कुछ यूकैरियोटिक सेल जिसमें आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। जहां पर भी आप देखना बायोलॉजी में EU शब्द लगा हो, इसका मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। जहां पर मौजूद हो वो आपका है यूकैरियोटिक सेल। जहां पर न्यूक्लियस विशेष रूप से मौजूद नहीं होता, वहां का जो जेनेटिक मटेरियल है नेकेड होता है, वो आपका कहलाता है प्रोकैरियोट, है ना। तो जो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उसके आप जीन कंटेंट को निकाले और एक से दूसरे में ट्रांसफर कर दिए, और वो आपका बेनिफिशियल प्रोडक्ट देने में सक्षम हो गया। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है टोटल जेनेटिक इंजीनियरिंग का, है ना। अब आप देखोगे ये आपका बेसिक यूनिट है, जीन है, बताया मैंने। अब ये जो जीन है ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल माने मतलब अगर कोई पर्टिकुलर जीन है और कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कर रहा है, तो प्लांट में भी वही एक्सप्रेशन करेगा, एनिमल में भी वही एक्सप्रेशन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी वही एक्सप्रेशन। सपोज ग्रोथ वाला कोई जीन है, तो वही जीन, सेम कोड का जीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगा आपको, सेम कोड का जीन प्लांट में भी मिलेगा, और वही सेम कोड का जीन एनिमल में भी, आपके शरीर में भी मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल होता है, वो बिगड़ता नहीं है। दूसरा चीज क्या है, अगर पौधे के हिसाब से आप देखो तो हर एक पौधे में जीन सब में समान होता है ना। आप ये पढ़ते हो एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमीन, साइटोसाइन, ये सब सुने हो कि नहीं सुने हो? यही आपके जीन के कंपोनेंट्स हैं। जीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एक सुगर, अभी आपको मैं बताया, एक सुगर होता है, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप,
ये हो गया। एक होता है नाइट्रोजिनस बेसिस। अब ये नाइट्रोजिनस बेसिस ही वेरी करते हैं। ये आपके सब नाइट्रोजिनस बेसिस है चारों के चारों, तो उसमें से आपका ए आएगा कि टी आएगा कि सी आएगा। तो जो सीक्वेंस आपका बनेगा, चाहे ऐसा बने चाहे ऐसा बने, जैसा भी बने, जो पर्टिकुलर सीक्वेंस या कोड जीन का फॉर्म किया और वो जो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कर रहा है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में समान होते हैं। इसीलिए आप किसी का भी जीन, एनिमल का जीन आप प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हो, प्लांट का जीन एनिमल में ट्रांसफर कर सकते हो, एज पर योर नीड। समझ आ गया? तो ये इसीलिए बोला जाता है कि जेनेटिक कोड क्या है, यूनिवर्सल नेचर का होता है। समझ आ गया? तो बायोटेक्नोलॉजी अल्टीमेटली हमारा क्या है, जो जैविक चीजों को रॉ मटेरियल मानकर यूजफुल प्रोडक्ट बना ले, ऐसे मेथड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। समझ आ गया? क्लियर हो गया ये बायोटेक्नोलॉजी? अब देखते हैं इसमें कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन। चलो, पहला है आपका हैबरलैंडेड। नोट करते चलो आप। हैबरलैंडेड, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक, अगला लिखो इसी में, प्रेडिक्ट सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। इसको आप अंडरलाइन करोगे, प्रेडिक्ट सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। ये क्या होता है? पोटेंसी मतलब उसकी कैपेसिटी। लिख लो इसको यहां पर एक छोटा सा मार्क करके। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ सेल और टिश्यू टू मल्टीप्लाई differentiate and grow into whole organism। क्या समझ आया? कुछ आया समझ में? नहीं आया? क्या आया? पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाए, है ना? समझ आ गया? प्लांट का एक टिश्यू या सेल आपने लिया, उसके अंदर वो कैपेसिटी कि वो पूरा पौधा बना करके दे, वो एक सेल, इसको हम लोग कहते हैं टोटिपोटेंसी। ये टर्म दिया था हैबरलैंडेड ने टिश्यू कल्चर के समय। क्लियर हो गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। हेनिंग्स, इसने दिया एम्ब्रियो कल्चर। हम लोग कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर शब्द आ रहा है कि नहीं? कल्चर करने का मतलब उसको क्या करते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में, जो मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, लाइट चाहिए, इसको बंद कर दो, जो भी चीज आपको चाहिए वो कंट्रोल्ड कंडीशन में एकदम दिया जाता है उसको, और वहां से वो कंप्लीट उसको ग्रो करा लिया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। टिश्यू कल्चर से डेवलप पौधे इसीलिए महंगे होते हैं। टिश्यू कल्चर का पौधा देखे हो कभी? आप लोग जो भी केला यहाँ पर खा रहे हो, ये सब टिश्यू कल्चर का है। जो भी मार्केट में आपको बनाना मिल रहे हैं ना, वो सब बनाना G9 वैरायटी के हैं। ये G9, ये क्या है? टिश्यू कल्चर डेवलप्ड प्लांट है। वो नॉर्मल प्लांट आप लेने जाओगे केले का, अगर हाइब्रिड लोगे तो थोड़ा हो सकता है महंगा पड़े, लेकिन अगर नॉर्मल किस्म का पौधा आप लोगे तो आपको 5 रुपए 7 रुपए में मिल जाता है।
टिश्यू कल्चर वाला आपको 15-16 रुपए में मिलेगा, है कि नहीं। तो ये सब के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट का और खर्चा बहुत ज्यादा आता है टिश्यू कल्चर में। इसीलिए अगर एक बार सपोज तैयार किया आदमी कि 5,000-7,000 अगर पौधा आप तैयार कर रहे हो टिश्यू कल्चर के माध्यम से, तो आपका काफी सारा खर्चा बढ़ जाता है, और उसके बाद अगर वो अनसक्सेसफुल हुआ तो आप तो लॉस में चले गए, है कि नहीं। इसीलिए ऐसे मदर प्लांट का चयन किया जाता है जो सबसे बेहतर हो। समझ आ रहा है। ये हो गया। तो ये जो आपका एम्ब्रियो कल्चर, यहाँ पर देखो कई सारे कल्चर होते हैं। जरूरी नहीं है कि सेल या टिश्यू आप पर्टिकुलर लीफ से निकालो या रूट से निकालो, है कि नहीं। सम टाइम क्या होता है कि आप क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉलन ग्रेन को ले लिए, है ना, पॉलन ग्रेन का आप कल्चर करा दिए, उससे पौधा तैयार हो जाता है। समझ आ रहा है। एंथर आप ले लिए, एंथर सुने हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिंदगी में कभी देखे हो। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसी के बीच में ऐसा कुछ होता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर देखे हो कभी, कहां पर देखे हो, पिक्चर में। ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है, बचपन में बनाए भी होगे बायोलॉजी वाले लोग, है ना, 10th वगैरह में। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं। क्या है, ये क्या है। एग्रीकल्चर वाले ही हो ना पक्का, कोई इंजीनियरिंग करते हुए थोड़ी आ गया भटक के यहाँ। जब ये चीजें मालूम नहीं है आपको, क्या है वो, फ्लावर के अंदर में क्या क्या होते हैं। हाँ, तो वो तो सब अंदर अंदर का बता दिए। देखो फ्लावर आपके पास दो तरीके का होता है, एक आप कहते हो कंप्लीट फ्लावर, एक कहते हो इनकम्प्लीट फ्लावर, सुने होगे, है ना। फिर और थोड़ा डीप में जाओगे तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, फिर और जाओगे तो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये क्या क्या है वो, कैलिक्स कैरोला। चलो एक शब्द आया कहीं से, कैलिक्स। चलो पहले आप ही लोग को देखते हैं कि आपका लेवल क्या है, फिर उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। हाँ, कैलिक्स कैरोला क्या है ये, कैलिक्स कैरोला किसको कहते हैं। क्या है, बस दिमाग में आया मैंने बोल दिया, ऐसा ही है। इधर ये क्या क्या पोर्शन बना है, ये है क्या ये। अच्छा, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कौन सा है, वो भी नहीं पता। एंथर क्या है, कौन सा है एंथर। अच्छा चलो, इसमें एंथर कौन है बताओ, फर्स्ट वाला। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपके पास है, ये क्या है, ये एंथर है पक्का, ये कंप्लीट एंथर है। ये एंथर हो गया। तो फिर ये रस्सी क्या है, पूंछ क्या है, क्या है, फिलामेंट। चलो धीरे धीरे दिमाग को खुरेदा जा रहा है आपकी, निकल के आना जरूरी है। इतने दिन तक जो गोबर भर के रखे हो दिमाग में, पढ़ाई लिखाई से दूर। चलो फिलामेंट आ गया, अब इधर चलते हैं। ये आपका कंप्लीट क्या कहलाता है, ये एक पोर्शन आपने एंथर कह दिया, एक पोर्शन आपने फिलामेंट कह दिया। अब कंप्लीट क्या है ये बताओ, निकालो बाहर। 4 साल पढ़ाई किए हो बीएससी का, अच्छा ग्रेजुएट हो गए सब लोग, कैसे हो गए, आश्चर्य की बात है ये। आपको तो सबसे बेसिक चीज आपको नहीं पता है, क्या कहते हैं उसको, कंप्लीट। बहुत पढ़ाई लगेगा आप लोगों का, ये मान के चलो। अच्छा चालू किए हो पढ़ना,
बिल्कुल अगले हफ्ते तक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके हाथ में आरईओ का। जिस हिसाब से हम लोग टच में हैं, आप ये मान के चलो ये आपका 100% है। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले पहले आपके पास आ जाएगा। फिर कैसे करोगे? फिर आने के बाद करीब करीब आपके पास केवल 1.5 महीने का टाइम होगा। 1.5 महीना भी नहीं, हो सकता है 1 महीने में एग्जाम ले ले। अब 1 महीने में कैसे कवर करोगे? यहाँ चालू नहीं किए, फूल नहीं पता आपको। क्या कहते हैं इसको? ये शब्द सुने हैं, स्टेमेन? नहीं सुने? एक और शब्द सुने हो, एंड्रोशियम? सुने हो कि नहीं सुने? तो वही तो है। तो मैं कोई चांद में पाया हुआ चीज को थोड़ी पूछ रहा हूं तुमको, जो पढ़े हो वही ना तो पूछ रहा हूं। फिर चलो आगे बढ़ते हैं इधर। ये क्या क्या है अब इसमें? ऐसा टाइप का क्या रहता है? पत्ती, स्टाइल। अच्छा, ये कंप्लीट इसको क्या कहते हो आप? स्टाइल कहते हैं। ये क्या है ऊपर वाला पोर्शन? स्टिग्मा। ये पॉलन। कौन बोला पॉलन? पॉलन ट्यूब। ऐसा आंसर यहां दे दिए, अब दोबारा मत बोलना। समझ आ रहा है? क्या बताओगे तुम फार्मर को? आपको मालूम है, आप चलो किसी तरीके से निकल गए, आरईओ चलो बन गए, वहां जाओगे, किसान पूछेगा ये क्या बीमारी है, आप एंथ्रेक्नोज को बोलोगे ये रस्ट है, तो किसान आपको क्या बोलेगा? दोबारा मेरे प्लाट में दिखना नहीं तू, ये दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। समझ आ रहा है? वो 5वीं फेल इंसान आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाले को ऐसा लात मार के भगाएगा कि जीवन भर याद रखोगे। क्यों बेइज्जती कराने जाओगे फील्ड में? सही बोल रहा हूं मैं? अभी फील्ड का नौकरी चलेगा आपका, आरईओ या आरएचओ जो भी आप नौकरी पा जाओ, आप काम करोगे उसी व्यक्ति के पीछे जो नीचे बैठा हुआ अनपढ़ गंवार है। वो आपको हिंदी नाम बताएगा। बिल्कुल, अब कई ऐसे किसान हैं आजकल यूट्यूब में इतना देखते हैं कि उसका इंग्लिश नाम भी आपको बता देगा, आपको नहीं पता होगा। कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको तो बहुत दूर की बात है, आप तो ये नहीं बता सकते कि थ्रिप्स का सिम्टम कैसे दिखता है, बता लोगे? माइट्स का सिम्टम कैसे दिखता है, व्हाइट फ्लाई का सिम्टम कैसे दिखता है, सबको एक जैसे पत्ती मुड़ना। वहां पर बताएगा किसान कि तुमको ये क्या पढ़ाई करके आए हो। अफसोस होगा तो होगा, नहीं तो हम तो ऐसे ही हैं, जहां देखो लात मार दे अपना चल जाता है। ऐसा वाला भी है कई लोग। नौकरी मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलना चाहिए, है कि नहीं? चलो, ये है स्टाइल। और ओवरी की ओव्यूल, कितने लोग ओवरी कहते हैं? कोई नहीं। ओव्यूल कितने लोग कह रहे हैं? 1 2। अब बाकी पोलन ग्रेन। ओवरी, इसके अंदर में होता है ओव्यूल। ऐसे ही है सिस्टम, कुछ होता है कि नहीं? अब जब आपका यहां पे पोलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा में, सबसे पहले ये बनाता है पोलन ट्यूब, यहां से ट्यूब बनाते बनाते जाता है और अपने न्यूक्लियस को इसके साथ फ्यूज कर देता है। उसके बाद आपका ओव्यूल बनता है सीड, ओवरी बन जाता है फ्रूट। ये प्रक्रिया है फर्टिलाइजेशन का, है ना? एक जनरल मेथड है। अब आप चलो उधर छोड़ो, हम लोग यहां जाते हैं, कल्चर देख रहे थे हम लोग। तो इनमें से कोई भी चीज का आप कल्चर कर लो, आपके पास एक टिश्यू कल्चर मेथड से पौधा तैयार आपको मिलेगा। समझ आ गया? अब देखते हैं आपने, अब इसमें क्वेश्चन कई बार ये पूछता है
कि आपको हैप्लॉइड प्लांट बनाना हो तो आप किसका कल्चर करोगे, आपको डिप्लॉयड बनाना हो तो किसका कल्चर करोगे। इससे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, हैप्लॉइड डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है, कि ये भी नहीं पता है कुछ। हैप्लॉइड डिप्लॉयड ऐसे सुनते आए हो, सुने थे पिछले जन्म में कभी, क्या है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, चलो सही आंसर है ये, एक ठो आया निकल के लिए दे करके, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया। अब डिप्लॉयड में डबल सेट बोल दोगे, आप कह देते हो 2n, ये डिप्लॉयड है माने इसके पास डबल सेट होता है। फिर इसके बाद और बढ़ते जाता है, टेट्राप्लॉयड भी सुने होगे, आप कहते हो ना व्हीट हमारा हेक्साप्लॉयड है, कहते हो कि नहीं, मतलब मैं यहाँ पे 6n लिखूं, अगर मैं बोला हमारा जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, ब्रेड व्हीट पढ़ते आए हो, ये भी नहीं पढ़े हो क्या कि हेक्साप्लॉयड होता है, पढ़े हो ना, तो ये मैं 6n लिख, कितना होता है क्रोमोसोम नंबर 42, क्या ये सही है? तो क्या होना चाहिए, हाँ 2n इक्वल 6x, अब एक और चीज आ गया 42, ये आपका राइट है, क्लियर हो गया। अब इसका हैप्लॉइड क्या होगा, अगर आपके पास हेक्साप्लॉइड है तो उसका हैप्लॉइड क्या होगा, यही सब तो जेनेटिक्स का खेल है, प्लॉइडी लेवल, चलो बोलो। देखो मैं तो अच्छा खासा अपने लय में पढ़ा रहा था, आप लोग डिस्टर्ब कर दिए, आपको फूल नहीं पता था, इसी चक्कर में फूल बन गए, FOOL वाला। चलो यहां जाओ, इसका हैप्लॉइड क्या बोलोगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बताओ, हैप्लॉइड माने n इज इक्वल टू 7, क्या लिखना है कि x इज इक्वल टू 7, ये n और x का समझते हो क्या होता है, n डिनोट करता है हैप्लॉइड, x डिनोट करता है मोनोप्लॉइड को, दोनों अलग चीजें हैं, है ना। चलो अब इसको मैं हैप्लॉइड लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, चलो बोलो, n इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, यहां पर क्या वैल्यू आएगा 3x, यहां पर क्या आएगा 21, फिर कोई तो 7 भी बोल रहा था, चलो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं, ये देखो यहां बहुत ध्यान से देखना, ये समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए। आपके पास n आप लिखते हो हमेशा बेसिक क्रोमोसोम नंबर को, समझ आ रहा है, लेकिन ये x जो होता है ये होता है मोनोप्लॉइड। अब किसी ऑर्गेनिज्म में दो तरह का क्रोमोसोम कंपोनेंट होता है, एक होता है नॉर्मल क्रोमोसोम कंडीशन, एक होता है एबनॉर्मल। जो एबनॉर्मल होता है उसी को आप कहते हो क्रोमोसोमल एबरेशन, एबरेट हो गया, चेंज हो गया। अब वो चेंजिंग के भी अलग अलग तरीके हैं, फॉरेन डी क्रोमोसोम को ला करके कंपोनेंट बनाए तो उसको आप लोग एलोप्लॉइड कह देते हो, ऑटोमेटिकली डबल हो गया क्रोमोसोम खुद का तो ऑटोपॉलीप्लॉइड कह देते हो, है ना। अब ये मुद्दा ये है कि हमारा जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होता है। अगर आपको पूछा जाए, अगर आप डिप्लॉयड स्पीसीज हो, इधर वाले सपोज हेक्साप्लॉयड है, पीछे वाले टेट्राप्लॉयड है, तो आपका ये सब में बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होना चाहिए। बेसिक मतलब समझते हैं, सपोज आपके पास कितने क्रोमोसोम है, चलो आप ही को उदाहरण लेते हैं, कितने क्रोमोसोम है आपके पास, अरे अपना क्रोमोसोम तो बता दो, 46 है, कोई ऐसा नहीं 50 वाला है कोई, 46 आपके पास क्रोमोसोम है। और आप लोग कैसे हो, डिप्लॉयड नेचर के। क्यों डिप्लॉयड है,
क्योंकि आपके पास हर एक क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी है, इसीलिए आप बनते हो डिप्लॉयड। समझ आ रहा है बात? अब देखो एक्चुअल में, अब ये आप हो, ठीक। और जब ये गेमिट बनाता है, जब ये गेमिट बनाओगे आप, आपके गेमिट क्या है? मेल हो तो स्पर्म है, फीमेल है तो एग है, यही है गेमिट। तो जब गेमिट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर आपके शरीर में है वो आपके गेमिट में एग्जैक्टली उसका आधा होगा। और यही कारण है आधा क्रोमोसोम आपका, आपके गेमिट का, आधा क्रोमोसोम फीमेल गेमिट का, दोनों साथ में फ्यूज हुए तो पूरा हो गया, हो फिर से 46 आ गया। देखो अब आपको गेमिट बनाना है तो आपका 23 क्रोमोसोम आ गया गेमिट में, ये आपका स्पर्म है ना। सपोज मैंने मान लिया ये मेल है, और अगर फीमेल में लूं, ये सिंबल मालूम है कि नहीं मेल और फीमेल का, ये भी, इसमें भी कोई डाउट है किसी को? हाँ चलो, तो फीमेल का 23 आया, ये एग है, ये स्पर्म है, दोनों आपस में फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद फिर से 46 बना, है ना। फिर आप लोग कह देते हो कि एक्स एक्स गया तो फीमेल हो गया, एक्स वाई गया तो मेल हो गया, ऐसा कह देते हो ना? अरे कहते हो कि नहीं? अब देखो ये जो हाफ क्रोमोसोम है, मतलब एक्चुअल आपके पास बेसिक सेट क्रोमोसोम का 23 है, तो बेसिक सेट को कैसे डिनोट करते हैं? जब आप n इक्वल टू एक्स हो, ये आपका हो गया बेसिक क्रोमोसोम नंबर। जब आपका n की वैल्यू x के वैल्यू के बराबर होगा तो आपका होता है वो बेसिक क्रोमोसोम नंबर। समझ आ गया? अब देखो कैसे आएगा, चलो अब इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे और बेहतर समझ आएगा। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है आपके पास, 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 46, ये मैं ले लिया, ये आपको, ठीक। अब इसका एग्जैक्ट हाफ कॉपी बेसिक क्रोमोसोम कितना होगा? n इज इक्वल टू एक्स, देखो n इज इक्वल टू एक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? n इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 23, ये बेसिक है, इतना होना चाहिए तब ये ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन कर सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, है ना। तो जो 23 क्रोमोसोम है ये बेसिक क्रोमोसोम है, और बाकी के 23 जो आपके शरीर में है वो एक एक का एक एक कॉपी है। कॉपी मतलब समझते हो? एग्जैक्ट फोटो कॉपी, कोई डिफरेंस नहीं। समझ आ रहा है? मतलब अगर आपके पास 20वां क्रोमोसोम है तो उसका भी एक अपना कॉपी है, जुड़वा भाई है, उसके अंदर के जीन, उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, हर चीज सिमिलर होता है। समझ आ रहा है? जैसे आपके पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, अलग अलग शेप होगा, कोई ऐसा ऐसा करके होगा, है ना। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, सबका नंबर दिया जाता है। क्रोमोसोम को अरेंज किया जाता है बड़े से लेकर के छोटे तक का। इस प्रक्रिया को आप कहते हो कैरियोटाइप, शब्द सुने होंगे। एक डायग्राम बनाते हैं जो क्रोमोसोम का, उसको कहते हैं एडियोग्राम, है ना। तो इसमें अरेंज करने के बाद उसको क्रोमोसोम का नंबर दिया जाता है, तभी आपको पता चलता है कि जेनेटिक डिसीज कौन से क्रोमोसोम में है। वो सुने हो डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 क्रोमोसोम में क्या हुआ, एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गया, आप बन गए 46 से 47। अब 47 क्रोमोसोम आपके शरीर में हो गया, आपका जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो गई। क्लियर हुआ बात? तो ये जो है बेसिक क्रोमोसोम आपके पास 23 है, और बाकी के जो 23 होते हैं वो एग्जैक्ट एक एक का कॉपी होता है, सिमिलर क्रोमोसोम। और जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है तो वो क्रोमोसोम आधे आधे बढ़ जाते हैं। हर एक स्पर्म सेल में आपके पास 23 क्रोमोसोम होंगे, ये कंफर्म है। अगर गेमेट में क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं हुए तो फिर क्या होगा? आपका 46 फीमेल का 46 आपस में फ्यूज हुआ, कितना क्रोमोसोम निकल आया? महामानव बन जाएगा फिर वो। हर साल आपके पिताजी के में भी 46 है क्रोमोसोम, आपके दादाजी के में भी 46 था, आपके में भी 46 है, और नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें भी 46 होगा। इसके पीछे रीजन यही है कि क्रोमोसोम गेमेट फॉर्मेशन के वक्त आधा हो जाता है। ये मेंडल ने
बहुत साल पहले जब कुछ नहीं था तभी बता दिया था, इसीलिए वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ऐसा नहीं है कि 4 मटर उगाया और फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित कर दिए। उसको कुछ नहीं पता था जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, बस उसने अपना दिमाग लगाया। जब वो क्रॉसिंग कराता था तो सेम रिजल्ट मिलता था किसी एक पेरेंट की तरह। तब उसको समझ में आया कि हर एक पेरेंट अपने अपने क्रोमोसोम का आधा आधा कॉपी अपने गेमेट में भर देते हैं, वो दोनों मिलते हैं और 50-50% कैरेक्टर डेवलप होके आ जाता है। अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो कि मेल और फीमेल का 50-50% आता है, ऐसे में तो छक्का हो गया वो। फिर मेल मेल कैसे डेवलप हो गया, फीमेल फीमेल कैसे डेवलप हो गया? हो सकता है ना क्वेश्चन निकलेगा नहीं। तो इसका रीजन आपके पास है कि ये 223 है, गेमिट बनाते वक्त कैसे बनेगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये बनता है आपके पास गेमिट में। ये आपके स्पर्म सेल में भरे होंगे, एक्स वाले भी वाई वाले भी, 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, ऐसे 50-50 चांसेस होते हैं। लेकिन फीमेल के पास 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, एक ही टाइप का एक बनेगा। अब डिपेंड करता है कि ये वाई वाला स्पर्म फ्यूज कर रहा है या एक्स वाला स्पर्म फ्यूज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? आपके शरीर में मेल का डेवलपमेंट कराने के लिए केवल एक ही क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, वो है वाई। एक्स क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है। अगर एक्स क्रोमोसोम नहीं भी गया, सपोज अब ये कैसे बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स, कितने क्रोमोसोम हुए? केवल समझने का खेल है दिमाग का, बहुत बेसिक चीज है ये। 44 प्लस 2x कितने हो गए? 46 हो गए ना क्रोमोसोम। और रिजल्ट क्या निकल के आया? फीमेल है, ये फीमेल। अब इसी को 44 प्लस x और ये y चल दिया, देखो 22 के साथ मिक्स हुआ तो बन गया 44। एक तो y था, एक तो x के साथ फ्यूज हो गया, ये बन गया मेल, मेल बन गया। अब अगर सपोज y क्रोमोसोम भी नहीं गया, x भी नहीं गया, 44 प्लस x आ गया, अब क्या बनेगा ये, मेल या फीमेल? ये भी फीमेल है, लेकिन इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो नॉन फंक्शनल होंगे। कहीं ना कहीं डिफेक्ट आपको एबनॉर्मलिटीज मिलेगी, लेकिन होगी फीमेल। वैसे ही 44 प्लस एक्स एक्स वाई आ गया, अब क्या होगा? मेल। ये है आपका मेल। इससे आप क्या समझे, क्या कंक्लूजन निकल के आता है? यही आपके आपके सिलेबस में सेक्स डिटर्मिनेशन तो है, आपको तो पढ़ना है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि अगर वाई क्रोमोसोम फ्यूज हो रहा है किसी भी माध्यम से, आ जाओ, पहला क्लास है इसलिए छोड़ दे रहा हूं, अगली बार से 7 मने 7, उसके बाद ये गेट नहीं खुलेगा, ठीक? तो अगर वाई क्रोमोसोम जा रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं मेल है, वाई नहीं है मतलब फीमेल। कभी भी एक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता मेल और फीमेल के डेवलपमेंट में, कभी भी नहीं। फीमेल में 2 कॉपी है एक्स का, मेल में 1 कॉपी है एक्स का। और जो कैरेक्टर एक्स को डेवलप कराना है, मतलब हर एक क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए से बनता है क्रोमोसोम, और डीएनए मतलब उसके अंदर में बहुत सारे जीन है। ये सपोज आपका डीएनए है, इसके अंदर में छोटे छोटे जीन है, हो सकता है एंजाइम प्रोडक्शन वाला हो, ये आंख का डेवलपमेंट कराने वाला हो, ये डाइजेशन कराने वाला होगा, ये पैर का साइज बढ़ाने वाला होगा, ऐसे अलग अलग बहुत सारे जीन होते डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं। अब वो जीन जो एक्स में फीमेल के पास है वो आपके पास मेल के पास ऑलरेडी है कि नहीं? लेकिन मेलनेस जो आपके शरीर में डेवलप करके लाया, मेलनेस मतलब मेल के फीचर आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। आप मेल कैसे कहलाते हो आपको मालूम है कि नहीं है? फीमेल कोई कैसे कैरेक्टर डेवलप हुआ, ब्रेस्ट हो गया, है ना, ये सब आपका क्या है, फीमेल के कैरेक्टर है। लॉन्ग हेयर्स हो गए, दाढ़ी आ गया, ये मेल के कैरेक्टर हो गए। तो ये मेल और फीमेल के कैरेक्टर तब बढ़ते हैं जब वाई क्रोमोसोम आता है, तो वो पहले तो आपका क्या होगा, फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा,
जाइगोट में कुछ नहीं है, फ्यूज होके जो आपके पास बॉल आया वो आपका जाइगोट है। जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है, यहां से कैरेक्टर का सेपरेशन होना चालू हो जाता है। समझ आ रहा है मुद्दा? तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉपी समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा और देखते हैं। अगर आपके पास, अब मैं कहता हूं 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 54, ये अब इसका बेसिक क्रोमोसोम क्या हो? n इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना हुआ? इसको ऐसा लो यार, 56 लो। कितना हो गया? 28। ये क्या है? लेकिन यहाँ पे 2x है, n इक्वल x नहीं आया, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी है, एबरेशन है। बेसिक सेट आपका एक्चुअल कब आएगा? ये है जब n इक्वल x होगा, यहाँ पर नहीं आया है आपका। फिर आप इसके पास नीचे जाओगे, n इक्वल अब n आएगा ही नहीं, अब आपका नीचे हो गया, अब केवल आएगा x इक्वल कितना? अब आप देखो n की वैल्यू x की वैल्यू अलग अलग है कि नहीं? अब यहीं पर आपका कंफ्यूजन होता है, ये होता है आपका हैप्लॉइड, ये होता है आपका मोनोप्लॉइड। समझ आ गए? अब इन दोनों में से गैमेट कौन सा होगा? गैमेट कौन सा होगा? यहां तो पहचान गए, ये आपका हैप्लॉइड है, यही आपका मोनोप्लॉइड है, यही आपका गैमेट है। तीनों वही हो गया जब n इक्वल x हो गया। तो यहां पर गैमेट कौन सा है? बताओ, जल्दी बोलो। n वाला? क्या n वाला? ये चलो एक आंसर आया। और कोई इसको मानने वाले कितने हैं? आधा? पूरा मान रहे हो इसको? और आप लोगों का क्या इरादा है? जो जिधर सब जाएंगे सर उधर ही मैं हूं, ऐसा वाला है क्या? इसमें आपका गैमेट होगा ये। अभी तो मैंने बोला जो आपके पास क्रोमोसोम कंटेंट है उसका एग्जैक्ट हाफ आपका गैमेट होता है। यही तो मेंडल का थ्योरी है, तभी तो फिर से 4x बनाएगा वो। जब उसके पास 2x होगा तब आपके पास जब फिर से बनाएगा ऑर्गेनिज्म तो 4x बनाएगा। समझ आ रहा है? अगर आप इसको ले लिए तो ये 4x कहां से बनेगा? तो 2x बन जाएगा। मतलब पेरेंट्स का क्रोमोसोम कुछ और, प्रोजेनी का कुछ और, ऐसा नहीं होना है आपका। ये आपका ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है, इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऐसा है, तो इसके बच्चे का भी वैसा ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये क्या है आपका बेसिक क्रोमोसोम नंबर, आपका ये है। मतलब इसके पास 14 क्रोमोसोम है और बाकी सब उसके एक एक क्रोमोसोम के 4 कॉपी है। 14 मल्टीप्लाई 4 कर दो तो कितना आएगा? 56 आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? मतलब इसके पास ऐसे 14 क्रोमोसोम है और हर एक क्रोमोसोम के पास 4 कॉपी है ऐसे। अब समझ में आया प्लॉइडी लेवल? आया कि नहीं आया? चलो अब आप लोग बना के बताओ, वीट का बनाओ। 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू कितना होता है? 42। इसका मेरे को मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड और गैमेट क्रोमोसोम नंबर आप लोग बताओगे।